हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीएस इक्तदार मलिक आपके सामने हाजिर हूं। और मैं बच्चों आपके लिए लेकर आया हूं एक मोमेंटम बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग फॉर जनवरी 25। तो जनवरी 25 में जो भी बच्चे सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए मैं एडवांस अकाउंटिंग का एक मोमेंटम बैच लेकर आया हूं बच्चों। इस मोमेंटम बैच में मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड में जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनका रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और इसमें मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूं। सबसे पहली बात, मैं आपके लिए इस बैच में एक तो सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद में मैं जितने भी स्टडी मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाऊंगा। आपको पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा आपके साथ आरटीपी की क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एमटीपी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा बच्चों एमसीक्यू के केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस बैच में। तो आप मेरे साथ इस बैच के साथ आप जुड़े रहिए। जनवरी तक हम लोग साथ में रहेंगे। और मैं मोमेंटम बैच, इसका नाम क्या है, मोमेंटम बैच, याद कर लीजिए बेटा, मोमेंटम बैच, ये आपका मोमेंटम बनाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो एडवांस अकाउंटिंग का मोमेंटम बैच मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो जल्दी से तैयार हो जाइए। और हाँ बेटा, ये बैच लाइव नहीं होगा, सारी की सारी क्लासेस में रिकॉर्डेड मोड में अपलोड करूंगा डेली बेसिस पर। तो डेली बेसिस पर मेरा एक वीडियो आया करेगा बेटा मोमेंटम बैच का, और उसमें या तो कोई चैप्टर होगा या फिर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा जिसका मैंने रिवीजन करवाया होगा। तो आज हम इस मोमेंटम बैच की शुरुआत करते हैं अपने एक बहुत ही प्यारे और छोटे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मैं इससे स्टार्ट करता हूं आपका, और धीरे 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 हम स्टार्ट करके इस अपने पूरे बैच को अंजाम तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो बच्चे जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए। ये जो नोट्स हैं, जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, और बेल आइकॉन जरूर हिट कर देना, ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो आए आपको तुरंत पता चल जाए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और बेटा अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करना मेरे इन वीडियोस को, ठीक है जी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। आइए बेटा, बिना कोई देरी किए हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो मीनिंग ऑफ इन्वेंट्रीज, सबसे पहला इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पहले हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री होती क्या है। तो इन्वेंट्री क्या होती है, आप सबको पता है इन्वेंट्री क्या होती है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्रीज वो एसेट होती है विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब आप सब समझते हैं, जो हम लोगों का काम है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, दिस इज माई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई एसेट आपने बेचने के लिए रखा है तो वो आपकी इन्वेंट्री होती है, ठीक है ना। जैसे फिनिश गुड्स हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया। अगर मान लीजिए बेटा मेरा किताबों का शॉप है, तो वो किताबें मैंने अपनी शॉप में जो भी रखी हुई हैं फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मेरा एसी का शॉप है, तो जो भी एसी मैंने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए रखे हैं। मेरा अगर मान लीजिए कार का शोरूम है, तो जो भी कार मैंने बेचने के लिए रखी है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उन सबको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। दूसरा होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। बेटा इन्वेंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके पास फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड तो हो ही सकता है, इसके अलावा वो गुड्स खुद बनाता है। तो जब वो खुद गुड्स बनाएगा तो उसके पास कुछ इन्वेंट्री ऐसी होगी जो अधूरी तैयार होगी, ईयर एंड तक अभी तक तैयार नहीं हुई है, उसको हम बोलते हैं WIP, या उसको बोलते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। और बेटा मैन्युफैक्चरर के पास ही एक तीसरा इन्वेंट्री होता है रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स का, ठीक है ना। तो तीसरा बात है इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। तो देखिए इन्वेंट्री क्या होता है एज पर AS2, इन्वेंट्रीज आर एसेट। पहली बात तो वो एसेट है हेल्ड इन बिजनेस फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसको हम फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड बोल सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, जिसको हम WIP बोलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाई टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इसमें रॉ मटेरियल होता है बच्चों, इसमें कंज्यूमेबल्स होते हैं,
जैसे किसी भी बिजनेस में, और कंज्यूमेबल्स बेटा सिर्फ जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर के पास ही हो, कंज्यूमेबल ट्रेडर के पास हो सकते हैं, कंज्यूमेबल सर्विस प्रोवाइडर के पास भी हो सकते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेंट्स ऑयल हो गया, रैपर्स हो गए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, स्वीपिंग एंड मोपिंग हो गया, यानी झाड़ू पोछे का सामान भी अगर आपके पास है ना, तो वो भी आपके लिए कंज्यूमेबल्स होता है, वो भी आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है ना। और लूज टूल्स विच डू नॉट सेटिस्फाई द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एज पर AS10, यानी कोई भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह, कोई स्टैंड बाई इक्विपमेंट हमारे पास ऐसे रखे हुए हैं, कोई टूल्स ऐसे रखे हुए हैं जो AS10 के हिसाब से PPE की डेफिनेशन को पूरा करते हैं, वो तो इसमें नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई लूज टूल्स ऐसे हैं, कुछ स्पेयर पार्ट ऐसे हैं जो AS10 की डेफिनेशन को पूरा नहीं करते, तो वो इन्वेंट्री माना जाता है और उसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से अकाउंटिंग और वैल्यूएशन करते हैं। समझ गए? अच्छा, इस एएस में क्या क्या कवर नहीं होगा बेटा, ये थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि थ्योरी में या एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी इन्वेंट्रीज होती हैं जो AS2 के दायरे से बाहर है। तो देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस अराइज अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने किसी एसेट को बनाने का ठेका ले रखा है, यानी हम अपना एसेट नहीं बना रहे, किसी और का एसेट बनाकर दे रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वह अगर एसेट अधूरा है तो बेटा वो इन्वेंट्री नहीं है, उसकी अकाउंटिंग AS7 के हिसाब से होती है। शेयर डिवेंचर और अदर सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ये भी AS2 के दायरे में नहीं आता। डेफर्ड टैक्स एसेट AS2 के दायरे में नहीं आता। या कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्ट, फॉरेस्ट, मिनरल ऑयल्स एटसेट्रा, ऐसी चीजें, मतलब प्रोड्यूसर्स जो इन्वेंट्रीज होती है ना, उसके ऊपर AS2 नहीं लगता। तो इसके बारे में बेटा मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये रिवीजन है, ठीक है ना। तो बस याद कर लेना आप कि ये चीजें इन्वेंट्री के दायरे से बाहर होती हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बेटा होता है, पहले तो हमको देखना पड़ेगा हम वैल्यूएशन किस इन्वेंट्री का कर रहे हैं। क्या हम वैल्यूएशन फिनिश गुड्स का कर रहे हैं, क्या हम वैल्यूएशन स्टॉक इन ट्रेड का कर रहे हैं, क्या हम वैल्यूएशन WIP का कर रहे हैं, क्या हम वैल्यूएशन मटेरियल एंड सप्लाईज का कर रहे हैं, किसका वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इन्वेंट्री को दो पार्ट में बांट दिया है। पहला पार्ट है बच्चों वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। मैं इन तीनों को एक कैटेगरी में रखता हूं, यानी मैं तीनों का वैल्यूएशन एक साथ करूंगा। किसका? फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड और WIP, क्योंकि इन तीनों का वैल्यूएशन सेम तरह से होगा। और दूसरा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल एंड सप्लाई, उसका वैल्यूएशन मैं डिफरेंट तरीके से करूंगा। सर इसको आपने अलग अलग क्यों रखा? क्योंकि बेटा ये जो इन्वेंट्री होती है ना, ये बेचने के लिए रखी होती है, और ये जो इन्वेंट्री होती है ये सोल्ड करने के लिए रखी होती है, मतलब सेल करने के लिए रखी होती है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसकी बात करेंगे, यानी इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब आगे से जब भी मैं बोलूंगा ना इन्वेंट्री, तो आप समझ लेना मैं बोल रहा हूं उसमें या तो फिनिश गुड्स होगा, या स्टॉक इन ट्रेड होगा, या फिर WIP होगा, ठीक है ना। तो जब हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं तो इसकी वैल्यूएशन होती है आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। अगर मान लीजिए बच्चों हमारे WIP का या फिनिश गुड्स का या स्टॉक इन ट्रेड का कॉस्ट है 100 रुपए, कॉस्ट है 100 रुपए, और इनका NRV है 110 रुपए, तो वैल्यूएशन बेटा होगा 100 रुपए पर। अगर मान लीजिए हमारा NRV है 90 रुपए, तो वैल्यूएशन होगा 90 रुपीज पर, यानी कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। अब बात आती है सर NRV किसको बोलते हैं, तो आइए जरा पहले NRV की बात कर लेते हैं। तो NRV का मतलब होता है वो वैल्यू जो इन्वेंट्री को बेचकर आपकी जेब में आएगा, यानी कितना पैसा इन्वेंट्री को बेचकर आपकी जेब में आने वाला है, उसको हम NRV बोलते हैं ना। वैल्यू यानी इसका मतलब होता है NRV मींस वैल्यू विच विल बी रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब इन्वेंट्री कितने में बिकेगा वो वैल्यू नहीं, उसको बेचकर आपकी जेब में कितना पैसा आने वाला है उसको हम बोलते हैं NRV। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? देखो जी, पहले एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, यानी इन्वेंट्री कितने में बिकेगा, पहले वो देखो। बिकेगा यानी क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस का मतलब होता है इन्वेंट्री किस वैल्यू में बिकेगा। तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, उसमें से एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, मतलब इन्वेंट्री को बेचने पर कितना सेलिंग एक्सपेंसेस होगा वो माइनस करो, तो ये जो बचेगा ना इसको बोलेंगे NRV ऑफ फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड। यानी पहले NRV निकल कर आएगा फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड का, उसके बाद में उसमें से अगर मैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कर दूं तो ये निकल कर आएगा NRV ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। NRV ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर मतलब ये
अगर मान लो मैंने कोई इन्वेंट्री बेचना है तो वो 10,000 में बिकेगा, यानी फिनिश्ड होने के बाद वो 10,000 में बिकेगा, फिनिश्ड होने के बाद वो 10,000 में बिकेगा। अच्छा, बेचने पर 1,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरी जेब में कितना आएगा? 9,000। लेकिन ये 9,000 तब आएगा जब इन्वेंट्री फिनिश्ड है, यानी तैयार गुड्स है। तैयार गुड्स को बेचने पर मेरे को 9,000 मिलेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास जो गुड्स रखा हुआ है वो अधूरा है अभी, तो वो पहले कन्वर्ट होगा इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, और फिनिश्ड प्रोडक्ट जब मार्केट में बेचा जाएगा तब बेचकर 9,000 आएगा। तो अगर मेरे पास फिनिश गुड्स है तो उसका एनआरवी तो यही है, लेकिन अगर मेरे पास WIP है तो पहले WIP फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और फिर वो बिकेगा, तब जाकर 9,000 रियलाइज होगा। तो अगर मुझे WIP का एनआरवी निकालना है तो फिनिश गुड्स के एनआरवी में से इस WIP को कन्वर्ट करने में, यानी इसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने पर अभी, या कंप्लीट करने पर अभी कितना खर्चा और होगा, तो वो हम यहां से माइनस करेंगे। मान लीजिए मैं कहता हूं अभी इस गुड्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1,500 रुपए और खर्च होंगे, तो यहां से मैं 1,500 रुपए माइनस कर दूंगा, समझे? अब जो बचेगा 7,500, दिस इज द एनआरवी ऑफ WIP, यानी एनआरवी ऑफ WIP। अगर WIP इनकम्प्लीट स्टेज में थोड़ी ना बिकता है, WIP पहले कंप्लीट होगा, कंप्लीशन के बाद वो मार्केट में जाकर बिकेगा। तो पहले एनआरवी निकालते हैं हम फिनिश गुड्स की। तो फिनिश गुड्स का मतलब, फिनिश गुड्स की एनआरवी का मतलब एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये निकल कर आया, दिस इज एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की एनआरवी में से एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आप माइनस कर दोगे तो एनआरवी ऑफ WIP आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। अच्छा, अब देखिए नोट्स, valuation of inventory concept at cost or NRV, whichever is lower, is based on the concept of conservatism या prudence, which says that all expected losses should be taken into account while all expected profit should be ignored। मतलब ये बेटा, जब हम वैल्यूएशन करते हैं ना एट कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर, ये किस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है? ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस पर डिपेंड है। कैसे? देखो बेटा, अगर मान लीजिए कॉस्ट है 100 रुपए और मार्केट में ये बिकेगा 110 पर, यानी इसको बेचकर 110 रुपए रियलाइज होंगे, तो मैं जो 10 का मेरे को फायदा होने वाला है ना, इस फायदे को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं वैल्यूएशन करूंगा 100 पर। सर क्यों आप इग्नोर कर रहे हो? मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि ये इन्वेंट्री बिकेगा, तब जाकर ये 10 रुपए का फायदा होगा। अब बिकेगा, इसकी क्या गारंटी है कि बिकेगा ही? हो सकता है बिकने से पहले ही ये इन्वेंट्री चोरी हो जाए, हो सकता है बिकने से पहले ही ये इन्वेंट्री आउटडेटेड हो जाए, हो सकता है बिकने से पहले ही गोडाउन में आग लग जाए। सर कैसी बातें करते हो बेटा, मैं तो आपको सिर्फ एक संभावनाएं बता रहा हूं, पॉसिबिलिटीज, समझे? तो जब तक इन्वेंट्री का रियलाइजेशन ना हो जाए तब तक आप उसको, उस पर जो प्रॉफिट हुआ है उसको नहीं मान सकते। तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना। तो हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे 100 पर, यानी हम कहेंगे भाई जो कॉस्ट है वही हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू है। समझ गए? जो ज्यादा वैल्यू रियलाइज होने वाली है उसको इग्नोर कर दो। अगर आपने 110 पर वैल्यू कर दिया तो आप 10 रुपए से अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहे हो और 10 रुपए से ही अपनी एसेट को बढ़ाकर दिखा रहे हो। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, यानी दिस इज अगेंस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसलिए हम इसको 10 रुपए इग्नोर करके हम 100 पर वैल्यू करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कॉस्ट है 100 और एनआरवी की, मतलब इन्वेंट्री की एनआरवी है 90, तो हम 90 पर वैल्यू करते हैं। इसका मतलब 10 रुपए जो लॉस होने वाला है उसको आपने कंसिडर कर लिया। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। होने वाले लॉसेस को तो अभी कंसिडर कर लो, लेकिन होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर कर दो। ठीक है ना? उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इससे ज्यादा और डिस्कशन में यहां नहीं कर सकता। ठीक है ना? अच्छा, अगर इन्वेंट्री के आइटम ना तो सिमिलर है ना ही इंटरचेंजेबल है, तो हर आइटम को आपको आइटम बाय आइटम वैल्यू करना पड़ेगा। सर मतलब ये है, अगर आपके पास 3 तरह के आइटम है A B C, इनका कॉस्ट और एनआरवी अलग अलग है, तो बेटा इनको कंबाइंड बेसिस पर वैल्यूएशन नहीं करना, सबका कॉस्ट सबका एनआरवी आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। दिस इज मोर कंजर्वेटिव प्रैक्टिस। अगर आप कंबाइंड बेसिस पर वैल्यू करते हो तो एक का प्रॉफिट दूसरे के लॉस से सेट ऑफ हो सकता है, तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं है। तो फिर मोर कंजर्वेटिव अप्रोच अगर आपको लेकर चलना है तो फिर हर इन्वेंट्री आइटम को अलग अलग वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है? इसके ऊपर देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। ये देखिए,
historical cost and NRV to 5 inventory item are given, calculate the value of inventory. अब A B C D E इतनी सारी इन्वेंट्री है, तो देखिए 20 और 30 इन दोनों में से जो लोअर होगा उस पर वैल्यू करोगे, तो बेटा 20,000। 12 और 10 इसमें एनआरवी पर वैल्यू होगा यानी 10,000। 12 और 18 इसमें कॉस्ट पर वैल्यू होगा क्योंकि कॉस्ट कम है 12,000। 32 और 26 यहाँ एनआरवी कम है तो एनआरवी पर वैल्यू होगा। 28 और 26 यहाँ भी एनआरवी कम है तो एनआरवी पर वैल्यू होगा। तो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना आ जाएगा देख लीजिए। अगर वैसे देखा जाए कंबाइंड तो 1,04,000 और 1,10,000, 1,04,000 पर वैल्यू होगा अगर हम कंबाइंड बेसिस पर वैल्यू करें, लेकिन हम लेंगे आइटम बाय आइटम बेसिस, तो वैल्यूएशन देखिए कितना होगा 20,000, 10,000, 12,000, 26,000 और 26,000। बेटा इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी यहाँ पर 94,000 यानी 94,000। दिस इज द मोस्ट कंजर्वेटिव अप्रोच जिसके हिसाब से हम इन्वेंट्री की वैल्यू करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, एन एंटरप्राइज हैज इन इट्स स्टॉक 10,000 बैग ऑफ सीमेंट purchased at a cost of rupees 180 per bag. The term of trades are that the cement is delivered at the buyer's door and the cost of the delivery of rupees 10 per bag is paid by the seller. The selling price of the cement is 187 per bag. Find out the value of inventory. तो बेटा देखो सबसे पहले एक बैग का जो कॉस्ट है ना वो है 180। अब उसके बाद इसका एनआरवी कितना होगा, एनआरवी देखिए 187 एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है और एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस है 10, तो बेटा 177 जो है इसका एनआरवी है, तो वैल्यूएशन किस पर होगा लोअर पर, तो 177 पर वैल्यू होगा। अब हमारे पास कितने बैग हैं 10,000, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारी इन्वेंट्री की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17,70,000। अब इसको कैसे लिखोगे, आप पहले तो प्रोविजन बताओगे, एज पर AS2 इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। पहले तो आप ये लिखोगे, फिर लिखोगे एनआरवी कैसे निकलता है, एनआरवी निकलता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो आपका एनआरवी आ जाएगा। फिर एनआरवी और कॉस्ट में कंपैरिजन कर लीजिए, जो लोअर होगा उस पर वैल्यू करिए और फिर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बता दीजिए 10,000 बैग एट ₹177। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। ऑन 31 मार्च 21 ए बिजनेस फर्म फाइंड दैट कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड यूनिट on that date is 530। पार्टली फिनिश्ड यूनिट का मतलब होता है बच्चों WIP। इसका मतलब क्या होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट दे रखी है 530। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड इन 2021-22 बाय एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 310। जब इन यूनिट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा तो 310 रुपए पर यूनिट और खर्चा होगा। इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ WIP, यानी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हो गया, ये 310 रुपए लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। द फिनिश्ड यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर ₹750 सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। जब ये इन्वेंट्री फिनिश्ड हो जाएगा तो 750 रुपए पर यूनिट बिकेगा, लेकिन 4% कमीशन जाएगा, ये एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। The firm seeks your advice regarding the amount at which the unfinished unit should be valued as at 31st March 21 for preparation of final account. Assume that partly finished unit cannot be sold in semi-finished form and its NRV is 0 without processing it further. कहते हैं जो पार्टली फिनिश्ड यूनिट है वो फिनिश्ड होकर ही सेल किए जा सकते हैं, यानी अधूरी कंडीशन में इनकी NRV 0 है। तो पहले ये फिनिश्ड होंगे, फिनिश्ड होने के बाद ये 750 रुपए में बिकेगा, तो पहले आपको एनआरवी निकालना पड़ेगा फिनिश्ड गुड्स का। तो देखिए एनआरवी कैसे निकलेगा, एनआरवी इज इक्वल टू पहले एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, और एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस आपको किसका लेना है फिनिश्ड गुड्स का, तो फिनिश्ड गुड्स का एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितना है 750। इसमें से आप ब्रोकरेज माइनस करोगे यानी एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस 4%, तो ब्रोकरेज कितना होगा देख लो, 750 का 4% 30 रुपीज का ब्रोकरेज हो गया। ये जो आएगा निकलकर दिस विल बी एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स, ये कितना हुआ 720। इसमें से आप माइनस करोगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन यानी पार्टली फिनिश्ड यूनिट को
जब आप फिनिश्ड में कन्वर्ट करोगे तो 310 रुपए और लग जाएंगे, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो 310, तो ये जो निकल कर आएगा दिस विल बी एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। तो एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी कितना होगा, 720 में से 310 माइनस कर दो, 410 आएगा बच्चों। अब कॉस्ट कितना है, कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी देख लो कितना है, यानी सेमी फिनिश गुड्स, कॉस्ट 530 दे रखा है, तो वैल्यूएशन क्या होगा, लोअर। तो वैल्यूएशन होगा एट लोअर, तो एट लोअर देखिए कितना होगा 410, ये वैल्यूएशन होगा। ठीक है ना, मतलब ये डब्ल्यूआईपी का हमने वैल्यूएशन किया। तो डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन करने के लिए पहले फिनिश गुड्स का एनआरवी निकालो, फिनिश गुड्स के एनआरवी में से एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ फिनिश पार्टली फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स, यानी जितना एक्सपेक्टेड कॉस्ट इनकर्ड होने वाला है उस पार्टली फिनिश यूनिट को कन्वर्ट करने में इनटू फिनिश प्रोडक्ट, वो माइनस कर दीजिए किसमें से, एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स में से। तो डब्ल्यूआईपी ऑफ एनआरवी मतलब डब्ल्यूआईपी का एनआरवी आ जाएगा, उसको कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी से कंपेयर करिए, आपका वैल्यूएशन आ जाएगा इन्वेंट्री का। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं जरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। देखो इन्वेंट्री की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बेटा 3 तरीके होते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक होता है, एक रिटेल मेथड होता है, और एक हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक होता है। समझे, पहले जरा हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक क्या है, तो हिस्टोरिकल मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से आप इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालते हो, यानी हमारी ये पॉलिसी है, हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बना लेते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है वही हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट मानी जाएगी। मान लीजिए मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आता है 4 रुपीज, तो हमारी पॉलिसी है कि हमारे गोडाउन के अंदर जितने भी यूनिट्स पड़े हुए होंगे उसको हम 4 रुपए पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगा। समझ गए, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक है। अब सवाल उठता है सर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट हमको निकालना पड़ेगा? नहीं, ये कंपनी के अंदर एक्सपर्ट निकालते हैं, जो कॉस्ट एक्सपर्ट होते हैं ना कंपनी के अंदर, वो निकालते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक जो है ना थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी अब आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि बताओ 10,000 यूनिट पड़े हुए हैं गोडाउन में, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है 4 रुपए, तो कॉस्ट बताओ, तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेटेड बाय टेकिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय एंटिटीज आफ्टर रिसर्च, मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट करने के बाद एक कॉस्ट निकाल कर देते हैं कंपनी को, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब बात करते हैं रिटेल मेथड। रिटेल मेथड सिर्फ रिटेलर को अलाउ किया जाता है। रिटेलर मतलब जो रिटेलर होते हैं ना जिनके पास बहुत वैरायटी के सामान होते हैं। अब जैसे आप जाइए कहीं पर भी मॉल में जाइए, अब मॉल में जैसे स्मार्ट बाजार है, अब स्मार्ट बाजार में जब आप जाओगे, ठीक है ना, तो स्मार्ट बाजार में बहुत तरीके के उनके पास सामान रखे होते हैं, हजारों वैरायटी के आइटम होते हैं, तो उनके लिए हर वैरायटी का कॉस्ट निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, जब भी उनके पास गुड्स आता है तो उसका वो रिटेल प्राइस अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर जो गुड्स जाता है उसका रिटेल प्राइस माइनस कर देते हैं, तो उनके पास कितना रिटेल प्राइस का इन्वेंट्री बचा हुआ है वो हमेशा उन्हें पता होता है। समझे, तो वो क्या करते हैं, एक एवरेज रेट से जीपी लेते हैं और उस रिटेल प्राइस में से जीपी माइनस कर देते हैं, तो इनकी इन्वेंट्री का कॉस्ट आ जाता है। ये एक उनको ऑप्शन दिया गया है, मतलब सिंपलिसिटी के लिए, कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इस तरह निकाल सकते हो, क्योंकि आपके लिए इतनी वैरायटी के आइटम का अलग अलग कॉस्ट निकालना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप एक्चुअल कॉस्ट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप रिटेल मेथड अडॉप्ट करना चाहो तो कर सकते हो। आप अपनी इन्वेंट्री का रिटेल प्राइस लीजिए, उसमें से आप अपना एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ जीपी से माइनस कर दीजिए, आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा, यानी सेलिंग रिटेल प्राइस ऑफ इन्वेंट्री माइनस जीपी, ये आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके गोडाउन में जितना भी गुड्स पड़ा हुआ है उस सबका रिटेल प्राइस यानी सेलिंग प्राइस 10 लाख था, और आप एवरेज रेट पर 20% के हिसाब से प्रॉफिट कमाते हो, तो आप 10 लाख में से 20% यानी 2 लाख रुपए माइनस कर दीजिए, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगा वो 8 लाख रुपए होगा। ठीक है, ये होता है रिटेल मेथड। चलिए जी, अब बात करते हैं जरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। एक्चुअल कॉस्ट मतलब अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉलो नहीं करते, आप रिटेल मेथड फॉलो नहीं करते, बाकी लोगों के लिए फिर ये क्या है, इन्वेंट्री जो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी या तो इन्वेंट्री को बनाने में जो कॉस्ट लगा है या इन्वेंट्री को परचेस करने में जो कॉस्ट लगा है उसके हिसाब से अब इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाली जाएगी। जब आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि इन्वेंट्री आप परचेज इन्वेंट्री की निकाल रहे हो, यानी कॉस्ट परचेज्ड इन्वेंट्री की निकाल रहे हो, या मैन्युफैक्चर्ड इन्वेंट्री की निकाल रहे हो। यानी आपके पास 2 तरीके की इन्वेंट्री हो सकती है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपने इन्वेंट्री को परचेज किया होगा, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपने इन्वेंट्री को बनाया होगा। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडर हो तो आपने इन्वेंट्री को परचेज किया होगा।
जब आप परचेज करके इन्वेंट्री को लाते हो और उसकी कॉस्ट आपको निकालना है, तो आपके पास दो मेथड हो सकते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड और जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों कि देखो अगर आपके गोडाउन में जो इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, आपको क्लियरली पता है कि आपने कितने में खरीदा था, यानी उसकी कॉस्ट क्या है, ये आपको स्पेसिफिकली पता है। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री स्पेसिफिकली पता है, तो फिर तो आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाओ। यानी ये एक तरीके का मेथड नहीं है। जब हम अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम बोल देते हैं कि हमने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाया है। समझे? तो ये वही है, और ये बड़ी बड़ी इन्वेंट्री के केस में होता है, जैसे फर्नीचर हो गया, ज्वेलरीज हो गई, पेंटिंग हो गई। आपके पास इस तरीके की इन्वेंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इन्वेंट्रीज। आपको पता है कि जो इन्वेंट्री आपके पास है, उसको बनाने में या उसको खरीदने में कितना पैसा लगा है, वो आपको पता है। लेकिन जब आपके पास आइटम इंटरचेंजेबल नेचर के हों और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, तो इन्वेंट्री आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, और एक ही जैसे यूनिट होते हैं। तो हम पहचान नहीं पाते कि गोडाउन के अंदर जो गुड्स पड़ा हुआ है वो कितना प्राइस वाला है। ठीक है जी। अगर मान लीजिए एक बार मैंने इन्वेंट्री खरीदा 10 रुपए पर यूनिट, फिर सेम तरीके का इन्वेंट्री 11 रुपए पे खरीदा, फिर 9 पर खरीदा, फिर 12 पे खरीदा, फिर 13 पे खरीदा, फिर 12.5 पर खरीदा। अब यूनिट आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। अब गोडाउन में कितना यूनिट पड़ा हुआ है, अब ये कौन सा वाला है ये हमको पता ही नहीं है। बहुत सारे यूनिट पड़े हुए हैं, अब ये कौन से वाले हैं, 10 वाले, 9 वाले, 8 वाले, 12 वाले, कौन से वाले पता ही नहीं चल रहा है। तब आप जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाते हो, और जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड में हम दो कॉस्ट फार्मूला यूज करते हैं। हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है कि हम एक कॉस्ट फार्मूला यूज करें या दूसरा करें, और वो कॉस्ट फार्मूला होते हैं या तो फीफो या वेटेड एवरेज। यानी हम ये मान सकते हैं कि जो पहले आया वो पहले चला गया, इसका मतलब बचा हुआ है तो वो लेटेस्ट परचेज में से है। या फिर हम एवरेज बेसिस पर ले सकते हैं, हमारे पास जो इन्वेंट्री आया उसका एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए। समझ गए? एवरेज कॉस्ट कैसे? वेटेड एवरेज लेते हैं। तो वेटेड एवरेज कैसे? क्वांटिटी इनटू कॉस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब जितने यूनिट बचे हुए हैं उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका इन्वेंट्री का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जिम अप्लाइड व्हेन सिम कैन नॉट बी अप्लाइड, यानी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जब अप्लाई नहीं हो सकता, तभी आप जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाते हो। समझ गए? अच्छा जी। इन दिस केस एंटिटी में अप्लाई फॉलोइंग कॉस्ट फॉर्मूला, या तो फीफो या वेटेड एवरेज। यही दोनों AS2 के हिसाब से अलाउड है। बाकी और भी होते हैं, लीफो होता है, सिंपल एवरेज होता है, बेस स्टॉक होता है, हीफो होता है, नीफो होता है, पता नहीं कौन कौन से। लेकिन AS2 कहता है भैया या तो फीफो लगाओगे या वेटेड एवरेज लगाओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लगाओगे। ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारा हो गया अगर हमारे पास परचेज इन्वेंट्री है। लेकिन अगर हमने इन्वेंट्री को खुद बनाया है तो उसका कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो उसका कॉस्ट देखिए, निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। ये देखिए, कॉस्ट ऑफ, ओहो, ये कॉस्ट ऑफ, अच्छा, अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेंट्री है, तो उसकी कॉस्ट निकालते कैसे हैं, यानी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो देखो। कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेंट्री शैल बी कंप्यूटेड एज अंडर परचेज प्राइस। अगर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट है वो घटा देते हैं, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स है वो हटा देते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट है वो हटा देते हैं, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस को ऐड करते हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्स को लेते हैं। अच्छा, कोई ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट है उसको ऐड करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग को लेते हैं, ट्रांजिट का कोई इंश्योरेंस है वो लेते हैं, और कोई भी एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड है विद परचेज ऑफ सच एसेट, तो उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, कैश डिस्काउंट अगर है तो उसको बेटा परचेज प्राइस से नहीं घटाएंगे, क्योंकि वो पेमेंट पर डिपेंड होता है, वो कभी भी परचेज पर डिपेंड नहीं होता। तो ये कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेंट्री इस तरीके से निकाली जा सकती है। आइए अब बात करेंगे जरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री। जब हम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री निकालते हैं तो उसमें दो कॉस्ट होती हैं, एक होता है मटेरियल कॉस्ट और एक होता है कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन का मतलब जिसमें डायरेक्ट वेजेस होता है और फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड होता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई अदर कॉस्ट विच हैज बीन इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, तो वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। मतलब दो तरीके की कॉस्ट होती हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक कन्वर्जन कॉस्ट, और एक अदर कॉस्ट जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए किया जाता है, वो एक स्पेसिफिक कॉस्ट हो सकती है। कुछ मेन तौर पर ये दो कॉस्ट होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या होता है, एक तो डायरेक्ट वेजेस होता है और दूसरा प्रोडक्शन ओवरहेड होता है। जब प्रोडक्शन ओवरहेड की बात हम करते हैं तो इसमें एक वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड होता है और एक फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट होता है। ठीक है, तो वो यहीं पर है, देखो, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक कन्वर्जन कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस,
फैक्ट्री ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड में एक वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और एक फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और एक होती है अदर कॉस्ट। ठीक है, अब देखो जरा इसको। सबसे पहले जरा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकाला जाता है? तो डायरेक्ट मटेरियल में देखो, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलो। परचेज प्राइस, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो हटा देते हैं, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स है उसको ऐड कर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड कर लेंगे, लोडिंग अनलोडिंग ऐड कर लेंगे, इंश्योरेंस ऐड कर लेंगे, और कोई भी एक्सपेंसेस इस मटेरियल को आपके घर तक लाने में एक्सपेंडिचर हुआ है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल को टोटल मटेरियल यूनिट से ऐसे ही डिवाइड नहीं करेंगे। टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड तो करेंगे टोटल मटेरियल यूनिट से, लेकिन टोटल क्वांटिटी में से नॉर्मल लॉस हटा देंगे। सर नॉर्मल लॉस मतलब? हाँ, जो मान लीजिए ट्रांजिट में लॉस हो गया और जो नेचुरल है, जो होना ही होना है, और वो सबका होता है, सिर्फ आप ही का नहीं, सबका होता है। आप मुंबई से दिल्ली पेट्रोल लेकर आए, कुछ ना कुछ पेट्रोल इवापोरेट होगा ही होगा, आप कितना भी कर लो, और वो सबका होता है। अगर मैं 10,000 लीटर पेट्रोल दिल्ली से लेकर चला, मुंबई से लेकर चला दिल्ली, तो यहां आते आते 9500 रह जाएगा, ये सबको पता है, और ये सबका साथ होता है, आप ही के साथ नहीं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरा टोटल कॉस्ट है 10 लाख और 10,000 लीटर पेट्रोल में लेकर आया था, 10,000 लीटर, तो 10,000 लीटर नहीं बल्कि मैं 9.5 थाउजेंड लीटर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि 500 लीटर नॉर्मल लॉस हो गया, वो सबको बताइए, होना ही होना है, उसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो आपका नॉर्मल लॉस होने से कॉस्ट पर यूनिट आपका बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, मैं पेट्रोल लेकर आ रहा हूं, आपने ऊपर का ढक्कन ही खुला छोड़ दिया, तो 10,000 में से 5,000 लीटर पेट्रोल उड़ गया, तो बेटा ये जो 5,000 बचा, जो 5,000 उड़ गया, वो एबनॉर्मल लॉस नहीं है, वो सॉरी नॉर्मल लॉस नहीं है, वो एबनॉर्मल लॉस है। वो सबके साथ नहीं होता, वो तो जिसका ढक्कन खुला रहेगा सिर्फ उसी का होगा, समझे? तो वो आपकी गलती की वजह से हुआ। ये मान लीजिए ट्रक जो है वो आपका पलट जाए, ट्रक मतलब जो है एक्सीडेंट हो जाए और पेट्रोल काफी सारा बह जाए उसकी वजह से। ठीक है, तो वो एबनॉर्मल लॉसेस है। तो हम मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जब निकालेंगे तो नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल इज डिडक्टेड फ्रॉम टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज व्हाइल कैलकुलेटिंग नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। तो नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट एज पर अबव स्टेटमेंट, यानी ये वाला कॉस्ट, फिर टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इट कॉस्ट इज चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। यानी अगर एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल आपका हो जाता है तो उसकी कॉस्ट को पीएनएल अकाउंट में चार्ज किया जाता है, उसकी कॉस्ट को पीएनएल अकाउंट में चार्ज किया जाता है, उससे आप मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट को नहीं बढ़ाओगे। ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए अब बात करते हैं जरा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्शन ओवरहेड। देखो डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन होगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट आपको गिवन होगा, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्शन ओवरहेड हो सकता है गिवन हो सकता है गिवन ना भी हो, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन व्हिचएवर इज हायर, ये हम इस तरीके से निकालते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, जैसे मान लीजिए टोटल पूरे साल का फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आपका है 50 लाख रुपए। कितना है? 50 लाख रुपए। ये है आपका 50 लाख। अब मान लीजिए आपने सोचा था कि आपका जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वो होगा 10 लाख यूनिट्स, ये नॉर्मल प्रोडक्शन है। अब एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ मान लीजिए 9 लाख यूनिट, तो भी जो है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट आप 10 लाख यूनिट के हिसाब से ही निकालो। आप कहोगे 50 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन व्हिचएवर इज हायर। समझ गए? एक मिनट, तो टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन व्हिचएवर इज हायर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपने सोचा था कि 10 लाख यूनिट बनाओगे, एक्चुअल में बना पाए 9 लाख, तो फिक्स्ड ओवरहेड को आप एलोकेट अभी भी 10,000 यूनिट पर ही करोगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री के ऊपर 5 रुपए पर यूनिट डालोगे, इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते इन्वेंट्री के ऊपर, क्योंकि आपने यूनिट कम बनाए तो इसकी सजा आप इन्वेंट्री को थोड़ी दोगे। अब आप मान लो एक ही यूनिट बनाते हो, आप कहते हो कि मैं 1 यूनिट बनाऊंगा, तो अब
50 लाख को अगर आप 1 यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपका कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड जो होगा वो 50 लाख रुपए हो जाएगा। तो इतना कॉस्ट आप रख सकते हो इन्वेंट्री का क्या? इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड जो होता है ना, वो हमेशा प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब जो एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर के बेसिस पर आप एलोकेट करते हो। हाँ, अगर मान लीजिए आपने इन्वेंट्री 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, सोचा था 10, लेकिन आपने कहा नहीं हमने 12 लाख यूनिट बना दिए, तो आप 50 लाख को अब 12 लाख से डिवाइड कर दो, अब कॉस्ट पर यूनिट आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच है, समझ गए? तो हम क्या करेंगे, कभी भी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, अब ज्यादा डिटेल में तो बेटा रेगुलर क्लास में ही मिलेगा, यहां तो बस मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, बस वही याद कर लेना, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल यहां पर दे रखा है, तो 20 लाख आपका फिक्स्ड ओवरहेड है, अब कहते हैं नॉर्मल आउटपुट 20,000 यूनिट, एक्चुअल 18,500, तो बेटा 20,000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 100 रुपए पर यूनिट आएगा। यह आपका फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ये एग्जांपल देखो, फिक्स्ड ओवरहेड है 48 लाख, अब नॉर्मल प्रोडक्शन देखो 5 लाख, एक्चुअल है 6, तो बेटा 6 से डिवाइड कर दो तो 80 रुपए आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी अगर आपका प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा है तो एक्चुअल से डिवाइड करो, और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल से कम है तो नॉर्मल से डिवाइड करना है। समझ गए? ठीक है जी। अब बात करते हैं जरा ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट की। ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हम कैसे निकालते हैं? ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है जब एक कॉमन प्रोसेस से 2 या 2 से ज्यादा इक्वल इंपॉर्टेंस के प्रोडक्ट निकल आते हैं, उनको ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब कॉमन मटेरियल, कॉमन लेबर, कॉमन ओवरहेड डाला, जब आउटपुट निकल कर आए तो एक से ज्यादा निकल आए और सब इक्वल इंपॉर्टेंस के, तो उसको बोलेंगे, यानी प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी ऐसे निकल आए, समझे? तो उनको बोलेंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट। अच्छा, एक थोड़ा कम इंपॉर्टेंस का प्रोडक्ट निकल कर आया या स्क्रैप निकल कर आया, उसको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बाई प्रोडक्ट के ऊपर ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट नहीं किया जाता, ज्वाइंट कॉस्ट को सिर्फ ज्वाइंट प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट किया जाता है। अब कैसे किया जाता है देखो, when 2 or more product are produced from a common process yani joint process, then cost of such product which are in stock calculated as under. Calculate net joint cost of all joint product. कैसे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, अदर कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, तो ये हो जाएगा टोटल ज्वाइंट कॉस्ट। जैसे अगर मैं कहूं मटेरियल आपने लगाया 1 लाख, आपने वेजेस लगाया 50,000, आपने प्रोडक्शन ओवरहेड लगाया 60,000, आपने अदर कॉस्ट लगाया 10,000, या आपका टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आ गया, तो कितना आ गया? 1.5 लाख, 2 लाख, 2,20,000 आ गया। अब साथ में जो बाई प्रोडक्ट निकल आया था या कोई स्क्रैप निकल आई थी ना, तो उसकी रिलाइजेबल वैल्यू को इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट एंड स्क्रैप, वो मान लो 20,000 आया, तो आपका जो नेट ज्वाइंट कॉस्ट आया 2 लाख। ये जो नेट ज्वाइंट कॉस्ट है ना, इसको एलोकेट किया जाएगा ओवर ज्वाइंट प्रोडक्ट। अब किस रेशो में? तो बेटा जितने भी ज्वाइंट प्रोडक्ट निकल कर आए हैं, मान लो ज्वाइंट प्रोडक्ट निकल कर आया ए बी सी, तो जिस पॉइंट पर जाकर ये प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग हुए, उन सबका सेलिंग वैल्यू निकाल लो आप। इसका सेलिंग वैल्यू, इसका सेलिंग वैल्यू, इसका सेलिंग वैल्यू। अब इसका सेलिंग वैल्यू आया मान लीजिए 5 लाख, इसका सेलिंग वैल्यू आया 4 लाख, इसका सेलिंग वैल्यू आया मान लीजिए 3 लाख। ये जो सेलिंग वैल्यू आया ना, सेलिंग वैल्यू, तो 5 4 3 कितना हो गया? 12। तो ये देखो 12 के रेशो में, यानी इस रेशो में 5 4 3, इसके रेशो में इस 2 लाख को आप इन सब के ऊपर एलोकेट कर दीजिए। तो ए का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 2 लाख इंटू 5/12, बी का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 2 लाख इंटू 4/12, और जो सी का कॉस्ट आएगा वो आएगा 2 लाख इंटू 3/12। जब इन सबका अपना टोटल कॉस्ट आ जाएगा, उसको इनके टोटल यूनिट से डिवाइड कर देना, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट। यानी इसका जितना कॉस्ट आया, बी का जितना कॉस्ट आया, सी का जितना कॉस्ट आया, उन कॉस्ट को जितने जितने यूनिट बनाए आपने, मान लीजिए इसके आपने 10,000 यूनिट बनाए, हो सकता है इसके आपने 5,000 यूनिट बनाए, हो सकता है इसके आपने 7,000 यूनिट बनाए, तो जितना जितना जिसका कॉस्ट आया और जिसके जितने यूनिट हैं, तो टोटल कॉस्ट को, और टोटल कॉस्ट ऑफ ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट,
उससे डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। और जब कॉस्ट पर यूनिट निकल कर आ गया तो फिर अब देख लो ए बी सी की कितनी इन्वेंट्री यूनिट बचे हुए हैं, तो जितने जितने इन्वेंट्री यूनिट बचे हुए हैं उनको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका हर प्रोडक्ट का ज्वाइंट कॉस्ट, हर ज्वाइंट प्रोडक्ट की इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो नेट ज्वाइंट कॉस्ट निकालना है, फिर कैलकुलेट सेल वैल्यू ऑफ ऑल ज्वाइंट प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट या सेपरेशन पॉइंट उसको बोलते हैं, फिर एलोकेट नेट ज्वाइंट कॉस्ट ओवर ऑल ज्वाइंट प्रोडक्ट इन द रेशियो ऑफ सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, और फिर कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, और फिर कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ स्टॉक, तो यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन स्टॉक इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ये आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट निकल कर आता है। ठीक है जी, ठीक है जी। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको इसमें बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको इसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक ज्वाइंट प्रोसेस से आपका एक प्रोडक्ट ये निकल कर आया, एक बी एक सी, इसके यूनिट निकल कर आए 10,000, इसके यूनिट निकल कर आए 7,000 और इसके यूनिट निकल कर आए 6,000। अच्छा, एक प्रोडक्ट डी बाई प्रोडक्ट है, ये भी निकल कर आया और इसके यूनिट थे 1,000। समझे? टोटल ज्वाइंट कॉस्ट यानी इन सबका ज्वाइंट कॉस्ट जो निकल कर आया, ज्वाइंट कॉस्ट वो आया मान लीजिए 20 लाख रुपए। ये टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट TJC, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट 20 लाख आया इन सबका, चारों का। अब ये जो है ना, हम देखेंगे इसको मार्केट में बेचकर क्या रियलाइज हो सकता है। तो मान लीजिए इसको मार्केट में बेचकर मुझे लगता है 100 रुपए पर यूनिट रियलाइज हो जाएगा, तो 1 लाख रुपए इसको बेचकर रियलाइज हो जाएगा, तो इसमें से 1 लाख रुपए माइनस कर दो, तो ये जो बचेगा ना ये होगा नेट ज्वाइंट कॉस्ट। तो नेट ज्वाइंट कॉस्ट कितना होगा? 19 लाख। अब 19 लाख को आपको एलोकेट करना पड़ेगा ए बी सी के ऊपर, किस रेशो में? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, यानी सेपरेशन पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये सब एक दूसरे से अलग हुए हैं उस पॉइंट पर इन सबका सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा, इन सबका सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं इसका सेल वैल्यू है 150, इसका सेल वैल्यू है मान लो 200 और इसका सेल वैल्यू है मान लीजिए 180, इन सबका ये सेल वैल्यू है। तो अब इन सबका सेल वैल्यू निकालता हूं मैं, पहले ए का, तो ए का सेल वैल्यू देखो कितना है, 10,000 इंटू 150 यानी 15 लाख। बी का देखिए 7,000 इंटू 200, इसका हो जाएगा 14 लाख। ठीक है, और 6,000 इंटू 180 ये हो जाएगा 10,80,000। अच्छा, 1 मिनट, इसको मैं 150 रुपए कर देता हूं, इसकी कॉस्ट को मैं 150 रुपए कर देता हूं। ठीक है जी, 150 रुपए, तो ये हो जाएगा, सी का हो जाएगा 9 लाख। अब ये टोटल कॉस्ट कितना हो गया देखिए जरा, 15 लाख प्लस 14 लाख प्लस 9 लाख, ये हो गया 38 लाख। तो सेल वैल्यू है 38 लाख। अब इनका रेशो क्या बनेगा देखो, 15, 14 और 9 ये रेशो है। अब अगर मैं ज्वाइंट कॉस्ट को, यानी जो 19 लाख का नेट ज्वाइंट कॉस्ट है, अगर मैं एलोकेट करूं ABC के ऊपर तो इस रेशो में करूंगा। तो जरा ए का देख लो, ए के ऊपर कितना कॉस्ट डाला जाएगा, तो ए के ऊपर कॉस्ट डाला जाएगा 19 लाख सॉरी, जो नेट ज्वाइंट कॉस्ट है 19 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाई 38, ये हो जाएगा 7,50,000, यानी इस रेशो में। इसके ऊपर देखिए 19 लाख इंटू 14 डिवाइडेड बाई 38, इसके ऊपर हो जाएगा, बी के ऊपर होगा 7 लाख। और फिर सी के ऊपर देखो, सी के ऊपर 19 लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाई 38, इसके ऊपर हो जाएगा 4.5 लाख। ये हो गया देखो कॉस्ट, अगर इसका टोटल लगाओ देखो तो 19 लाख होगा। अब आपको क्या करना है, इन सब कॉस्ट का, यानी इन तीनों यूनिट का कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो इसको आपने 10,000 यूनिट बनाए हैं, इसके आपने 7,000 यूनिट बनाए हैं और इसके आपने 6,000 यूनिट बनाए हैं, तो इनका सबका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो देख लीजिए 7.5 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, इसका होगा 75 रुपीज पर यूनिट। 7 लाख डिवाइडेड बाई 7,000, इसका होगा 100 रुपये पर यूनिट। और इसका 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 6,000, इसका होगा 75 पर यूनिट। ठीक है जी,
ये इनका कॉस्ट पर यूनिट हो गया। अब देख लेते हैं इन्वेंट्री में इनके कितने कितने यूनिट पड़े हुए हैं। मैं कहता हूं इसके 500 यूनिट पड़े हैं, इसके 1000 यूनिट पड़े हैं और इसके सिर्फ 600 यूनिट पड़े हैं। अब इन सबका मुझे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है, तो ए का निकालना होगा तो 500 इंटू 75, बी का निकालना है तो 1000 इंटू 100 और इसका निकालना है 600 इंटू 75। ये सबका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा। सर प्रेजेंट कैसे करना है? प्रेजेंट करने के लिए बेटा वही, सबसे पहले नेट ज्वाइंट कॉस्ट निकालो, फिर सेल वैल्यू निकालो, रेशो बनाओ, फिर एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट करो सबके ऊपर, फिर कॉस्ट पर यूनिट सबका निकालो और फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाल लो। ठीक है, तो आपको 3-4 स्टेप लगाकर ये सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं जरा इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता। ये बेटा 4 नंबर 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, थ्योरी में पूछ लेता है। ठीक है, पिछली बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एज पर AS2 फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। एबनॉर्मल लॉस चाहे मटेरियल का हो, लेबर का हो, ओवरहेड का हो, ये सब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ते हैं। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री को स्टोर करने की कॉस्ट जो है, जब तक वो नेसेसरी ना हो उसको यूजेबल कंडीशन में या इंटेंडेड मतलब विच आर नॉट नेसेसरी फॉर इंटेंडेड फॉर ब्रिंगिंग इन्वेंट्रीज टू ब्रिंग देयर इंटेंडेड सेल्स, या इंटेंडेड यूज के लिए अगर नेसेसरी नहीं है तो स्टोरेज कॉस्ट को यानी गोडाउन की कॉस्ट जो होती है उसको आपको पीएनएल में डालना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पीएनएल में जाता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पीएनएल में जाता है। अच्छा, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट जो है वो भी इन्वेंट्री के ऊपर अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट है तो वो पीएनएल में जाती है, लेकिन अगर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट है, मतलब ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, तब जो बोरोइंग कॉस्ट होगी वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगी। अदरवाइज बोरोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो होती है वो पीएनएल में जाता है। और कोई भी कॉस्ट जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वो आपका इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होती है? तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होता है, हमेशा रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कॉस्ट पर होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल आपने बेचने के लिए नहीं रखा, रॉ मटेरियल आपने रखा है यूज करने के लिए। समझे? रॉ मटेरियल क्यों रखा है आपने? यूज करने के लिए। और जब रॉ मटेरियल आपने यूज करने के लिए रखा है बच्चों, तो रॉ मटेरियल जो होगा वो कॉस्ट पर वैल्यू होगा। उसकी एनआरवी तो देखना ही नहीं है, उसकी एनआरवी आपको देखना ही नहीं है। तो रॉ मटेरियल इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन वो फिनिश प्रोडक्ट जिसमें ये रॉ मटेरियल लगने वाला है, इनकॉर्पोरेट होने वाला है, अगर वो फिनिश प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट से कम पर बिकने वाला है तो रॉ मटेरियल वैल्यू होगा कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस, विचएवर इज लोअर। विचएवर इज लोअर। रिप्लेसमेंट प्राइस मतलब, रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब होता है इस मटेरियल को अगर आज मैं मार्केट में खरीदने जाऊं तो कितने में मिल जाएगा, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस। सर मतलब ये लाइन समझ में नहीं आई, फिर से पढ़ देता हूं। When finished product in which such raw material is incorporated is expected to be sold at its below cost, then raw material is valued at cost or net replacement price, whichever is lower. ठीक है, आइए मैं इसको जरा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यहां देखो, मान लीजिए मेरा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपए, यह है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। लेबर कॉस्ट पर यूनिट है 5 रुपए, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है 6 रुपए। तो इसका मतलब मेरा जो टोटल कॉस्ट हो गया फिनिश गुड्स का वो हो गया 21। अब मेरे गोडाउन में 10,000 यूनिट पड़े हुए हैं बेटा रॉ मटेरियल के। रॉ मटेरियल को अगर मार्केट में आज मैं परचेज करने जाऊं तो बेटा 8 रुपए में मिल जाएगा। कितने में मिल जाएगा? 8 रुपए में। यह है उसका रिप्लेसमेंट प्राइस। क्या है? रिप्लेसमेंट प्राइस। कॉस्ट है 10 रुपए, लेकिन आज मार्केट में खरीदने जाऊं तो ये 8 रुपए में मिल जाएगा। ये रिप्लेसमेंट प्राइस है। अब हम रॉ मटेरियल की वैल्यू नॉर्मली 10 रुपए पर ही करेंगे, मतलब कॉस्ट पर यूनिट पर ही करेंगे। लेकिन जिस फिनिश प्रोडक्ट में, यानी ये जो फिनिश प्रोडक्ट है ना जिसमें ये रॉ मटेरियल लगने वाला है, अगर ये फिनिश प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट से कम पर बिकने वाला है, कम पर मतलब फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट है 21 रुपए, अगर ये रॉ मटेरियल, अगर ये फिनिश प्रोडक्ट जिसमें ये रॉ मटेरियल लगेगा वो अपनी कॉस्ट पर या कॉस्ट से ज्यादा में बिकेगा, तब तो रॉ मटेरियल की वैल्यू होगी कॉस्ट पर ही।
लेकिन अगर ये फिनिश प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट से कम वैल्यू पर बिकने वाला है, मान लो ये 21 पर नहीं 18 रुपए में बिकने वाला है, अगर ये फिनिश प्रोडक्ट 18 में बिकने वाला है, मतलब अपनी कॉस्ट से कम, यानी इस फिनिश प्रोडक्ट की एनआरवी जो है ना वो 18 रुपए है, तो आपको पता है फिनिश प्रोडक्ट वैल्यू होगा 18 रुपए पर, 18 पर वैल्यू होगा। तो फिनिश प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट से कम पर बिकने वाला है, तो जो रॉ मटेरियल इस फिनिश प्रोडक्ट में लगेगा वो फिनिश प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट से कम पर बिकने वाला है। इस केस में रॉ मटेरियल वैल्यू होगा कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर, यानी 10 और 8 विच एवर इज लोअर, तो 8 पर वैल्यू होगा, यानी 10,000 इंटू 8, तो 80,000 रुपए मटेरियल की वैल्यू होगी। समझे? मैं दूसरे शब्दों में यह भी बोल सकता हूं कि अगर हमारा फिनिश प्रोडक्ट कॉस्ट या कॉस्ट पर वैल्यू होता है, क्योंकि अगर वो कॉस्ट से ज्यादा पर बिकने वाला है तो कॉस्ट पर वैल्यू होगा, अगर मेरा फिनिश प्रोडक्ट कॉस्ट पर बिकने वाला है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पर वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल जिस प्रोडक्ट में लगने वाला है वो प्रोडक्ट कॉस्ट से ज्यादा पर बिकने वाला है, तभी वो कॉस्ट पर वैल्यू हो रहा है। लेकिन अगर हमारा फिनिश प्रोडक्ट एनआरवी पर बिकने वाला है, इसका मतलब कॉस्ट से कम पर वैल्यू हो रहा है। समझे? एनआरवी पर तभी वैल्यू होगा जब वो कॉस्ट से कम हो एनआरवी। तो अगर मेरा फिनिश प्रोडक्ट एनआरवी पर वैल्यू होने वाला है तब रॉ मटेरियल वैल्यू होगा कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। समझ गए? तो यही बात यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, तो बट पहले तो लिखा हुआ है कि हमेशा कॉस्ट पर वैल्यू होता है, लेकिन अगर वो फिनिश प्रोडक्ट जिसमें ये रॉ मटेरियल लगने वाला है वो फिनिश प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट से कम पर बिकने वाला है तो वो रॉ मटेरियल वैल्यू होगा कॉस्ट और नेट रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो यहां देखो जरा एक चीज, इफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट देन रॉ मटेरियल इज ऑल्सो वैल्यूड एट कॉस्ट। यानी जिस फिनिश प्रोडक्ट में ये रॉ मटेरियल लगने वाला है, अगर वो फिनिश प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट पर बिकने वाला है, यानी कॉस्ट पर वैल्यू हो रहा है, तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पर वैल्यू होगा। बट व्हेन फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट एनआरवी यानी बिलो कॉस्ट, देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। समझे? अच्छा, अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में क्या क्या आपको बताना है। अकाउंटिंग पॉलिसी जो डिस्क्लोज करनी है आपको इंक्लूडिंग कॉस्ट फार्मूला, मतलब आप फीफो लगा रहे हो, वेटेड एवरेज लगा रहे हो, ये बताना पड़ता है। अगर आपने इन्वेंट्री को एनआरवी पर लेकर आए हो या उसका रिवर्सल किया है ये बताना पड़ेगा, और स्टॉक का क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी, स्टॉक इन ट्रेड, अदर्स, कौन से स्टॉक आपके पास है सबको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे AS2 के सारे कॉन्सेप्ट। AS2 के ये कॉन्सेप्ट थे। अब हम अगले सेशन में AS2 से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जो पास्ट में आए हुए क्वेश्चंस है, जो आरटीपी के एमटीपी के क्वेश्चंस है, जो हमारे स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं इन्वेंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकॉन हिट करना बिल्कुल मत भूलना, और बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी वेरी मच।